हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 23 अप्रैल 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप लेवल पर लिंक मौजूद है, वहां से आप क्लिक करके इसको बहुत ही आसानी तरीके से क्लिक करके आप अपने फाइल में सेव करके रख सकते हैं। आज जो है वो हमारे लेक्चर का 66वां दिन है। 66 दिनों से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। एक आज के लिए जो मोटिवेशन कोट है वो खुद की मदद और खुद के ख्वाब खुद ही पूरा करना पड़ते हैं। खुद की मदद खुद की मदद और खुद के ख्वाब खुद ही पूरा करना पड़ता है। दूसरों से दूसरों से आस होकर दूसरों से आस हो दूसरों अरे यार, दूसरों से आस तो हारे हुए लोग भी करते हैं। तो अगर आपका ख्वाब है किस चीज का, अगर आपका जो है वो कुछ ख्वाहिश है तो उसको पूरा करने के लिए आप ही को उठना पड़ेगा। दूसरा कोई आपके लिए कुछ नहीं देगा। दूसरे लोग तो आस वो देखते हैं जो हारे हुए लोग रहते हैं। बाकी आगे चलते हैं। फेडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले पहले जो सबसे कम उम्र के जो पुरुष खिलाड़ी रहे हैं वो कौन रहे हैं? डी कारू नाकामोरा जो कि अमेरिका के हैं, और डी गुकेश जो कि भारत के, जो कि फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद में आर प्रज्ञानंद जो कि भारत के ही हैं, और निजात अवासोव जो कि अजरबैजान के हैं। अब डी गुकेश के बारे में जान लेते हैं। इनकी सबसे कम उम्र, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो उम्र है वो मात्र 17 साल है, और 17 साल में इन्होंने फेडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए। और महिला की बात करते हैं तो चीन की एक लड़की है जिसका नाम है तान झोंगी, जो कि फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में जीतने वाली प्रथम महिला वो भी बन गई है। तो दोनों पहले ही है। डी गुकेश जिनकी उम्र मात्र 17 साल है। बहुत ही अजीब बात है कि 17 साल सिर्फ हुई है और फेडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में ये नियुक्त हो गए। और एक जो महिला है वो तान झोंगी है, जो कि फेड कैंडिडेट टूर्नामेंट में महिला के लिस्ट में आई है, जो कि चीन की है। डी गुकेश के बारे में जान लेते हैं कि डी गुकेश जो है वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में वर्तमान फीडे चैंपियनशिप के चीन डिंग लोरेंस, जो कि इसके पहले जो रिकॉर्ड है वो आपका विश्व चैंपियनशिप चीन के एक इंसान है जिसका नाम है डिंग लिरेन, जो कि इसके पहले रिकॉर्ड है। और अगला जो रिकॉर्ड आया है वो डी गुकेश के आया है भारत से। तो दोनों का टकराव किया जाएगा। दोनों की टकराव में कौन जीता? तो डी गुकेश और विश्वनाथन आनंद के बाद फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश बने। इससे पहले भारत में जीतने वाले जो कैंडिडेट जो थे वो आपका विश्वनाथन आनंद थे। और उसके बाद दूसरे भारत के टूर्नामेंट में जीतने वाले दूसरे जो बने वो डी गुकेश बने। और चीन के इसी फील्ड में एक्सपर्ट जो था वो आपका कौन था? डिंग लिरेंस था, जिनकी टकराव अब जो होगा वो सबसे कम एज के लड़का जीतने वाले डी गुकेश से टक्कर होगा। डी गुकेश का जो स्थान डी गुकेश का जो आपका जो संबंध रहा है वो आपका तमिलनाडु के चेन्नई से रही है। अब ये फीडे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फीडे का फुल फॉर्म होती है अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी, जिसमें सदस्य सदस्य जो है वो आपका 201 है। और इसकी अध्यक्ष बनाया गया है आर्कडी डो डोवोरकोविच, और मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड में लुसाने में। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन जो रही है अभी डिंग लेरेन रही है, जिसकी टकराव जो होने वाली है वो डी कुकेश से होने वाली है। और डिंग लेरेन जो है वो आपका वर्तमान में विश्व शतरंज के चैंपियनशिप रही है, जो जिसका संबंध जो है वो चीन से है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है 22 अप्रैल को मनाई जाती है। इसको इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आपको पता हो कि हाल ही में मतलब कि कुछ इस मामले में इतनी ज्यादा पॉलिथीन और पोल्यूटेड हो रहे हैं कि हमारी जो है वो ये इन्वायरमेंट जो है वो क्लाइमेट जो है वो बार बार बदल रही है और बार बार जो है वो प्रदूषित हो रही है। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं। तो इसी को बल्कि ठीक करने के लिए, मतलब कि इसी को सुलझाने के लिए जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाई
जाती है, ताकि हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में सोचे और उसके रिलेटेड जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो सेफ्टी के लिए काम करें। 1970 में पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया था। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 2009 में 22 अप्रैल को मनाया गया था। प्रकृति और पृथ्वी के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाई जाती है। इसकी थीम रखी गई है जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए होती है, वो आता है प्लेट प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक, इसका जो है वो थीम है। अब हाल ही में कुछ जो है वो दिवस मनाई जाती है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल जब था तो मैंने आपको बताया था कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है आज। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। उसको 20 महासागर दिवस 8 जून को मनाई जाती है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। और उसके बाद विश्व आर्द्रता दिवस यानी कि 2 फरवरी को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व गोरैया दिवस यानी कि जिसको कहते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाई जाती है। नदिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को। उसके बाद में 20 मौसम दिवस 23 मार्च को। बिच्छू कछुआ दिवस 23 मई को। उसके बाद 20 वर्षा वन दिवस 22 जून को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। उसके बाद 20 सर्प दिवस 16 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो वो मनाया गया आपका केरला में। अब होती क्या है, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर है, इसमें लगभग लगभग 50 हाथी मौजूद है और लाखों की संख्या में भीड़ लगा हुआ। ये होती क्या है? तो त्रिशूल पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जहाँ पे पूरी दुनिया में ये जो है मंदिर मनाई जाती है। ये जो उत्सव है मनाई जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं इसको जो है वो कोई एक दिन या 2 दिन नहीं मनाई जाती है, बल्कि इसका जो मनाई जाती है वो 7 दिन लगभग लगभग मनाई जाती है। ये मनाई कब से जाती है? तो आपको पता होगा कि 1790 से 1805 तक कोची कोची वही जगह है दोस्त, आपको याद होनी चाहिए कि कोची वो वही जगह जहाँ पे वास्को डिगामा ने आया था। वास्को डिगामा ने सबसे पहले आया था, कैलिकट में लैंड उन्होंने किया था। कहाँ किया था? कैलिकट में किया था, केरला में किया था और कोच्चि में किया था। तो 1990 से 1805 तक कोच्चि के शासक रहे शाक्तन थम्पुरन ने 1796 में त्रिशूरपुरम की शुरुआत उन्होंने किया था। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे लगभग लगभग 50 हाथी मौजूद है, और आपको त्रिशूर के थेक्किनकट्टू मैदान से होते हुए प्रसिद्ध वडकुनाथन मंदिर का मार्च करते करते हुए, जहाँ भगवान वडकुनाथन की पूजा की जाती है। तो हाल ही में कुछ उत्सव मनाए गए जैसे कि गोरसम गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। उसको में जल्लीकट्टू आपको पता ही होगा तमिलनाडु में मनाई जाती है। नौवा पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में मनाई गई है, और राहगिरी आनंद उत्सव मनाई गई उज्जैन में मनाई गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो पूर्वी लहर अभ्यास जो किया गया है वो आपका किया गया है भारतीय नौसेना। अब पूर्वी लहर अभ्यास होती क्या? आपको देखा होगा कि साउथ में जो हमारे इंडिया की जो मैप है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसमें एक तरफ तो होती है पश्चिम होती है और एक तरफ से पूरब होती है। तो पूरब में ही आपका जो है वो पूर्वी लहर अभ्यास किया गया है। इसमें ये होती है कि जो नेवी इंडियन इंडियन नेवी जो होती है उसमें जो आंतरिक जो जैसे कि जो जैसे पाकिस्तान में हमारे बॉर्डर पर जो रक्षा करते हैं आर्मी लोग करते हैं, तो उसकी जो रक्षा करने के लिए आर्मी दिया जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही जो उधर एरिया जो है वो पानी वाला एरिया है उसमें भी इंडियन आर्मी रहती है, नहीं सॉरी इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन नेवी रहती है। तो उसको उसको क्योंकि उस मतलब पानी की तरफ से भी उधर से
समुद्री तट से भी आपका जो है वो खतरा होने की डर रहता है, तो उसके लिए जो चलाया गया है ये भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट को सुरक्षा करने के लिए पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया, ताकि उधर से आने वाले जितने भी मतलब कि समुद्री तट से या समुद्री तट से जो खतरा आने वाली है उसको हम लोग रोक सके, ताकि हमारे भारत के लोग जो है वो सेफ रह सके। इस अभ्यास में आपको बहुत सारी चीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जैसे जहाज बहुत सारा मिलेंगे आपको जो कि रक्षा करेंगे, आपको पनडुब्बी करेंगे, विमानों करेंगे, और विभिन्न तरह के डिफेंस फोर्सेस को यूज किया गया है। आप देख सकते हैं कि समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए, ताकि ताकि हम पर कोई जलीय जीव के लोग जो है वो से क्या करे, अटैक करे, तो उसे निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। अब हाल ही में आपको पता होगा कि एच हरी क्या नाम था, हरी हरी करके नाम था, जिनकी जगह पर आए हैं, कौन आए हैं, तो उनकी जगह पर एक नया नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस समय के पास। मिशन जो इसकी रही है वो समुद्री हितों और सीमाओं को रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, और आदर्श बाग है जिसका नाम है वरुण समो वरुण मतलब होती है इंद्रों का देवता, होती है शायद, ऐसे करके कुछ होती है। और नौसेना दिवस मनाई जाती है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ट्विटर पर आप देख सकते हैं। और प्रमुख युद्ध अभ्यास है जो कि हम लोगों ने पीछे रिवाइज किया था, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइगर ट्रम्प जो चलाई जाती है वो भारत और अमेरिका के बीच में चलाई जाती है, और अमेरिका के बीच में ब्रज प्रहार भी चलाई जाती है। उसके बाद में अभ्यास लिमितिये जो कि चलाया जाता है भारत और सेशल्स के बीच में चलाई जाती है। अभ्यास सदा तनसीक जो कि भारत और सऊदी अरबिया के बीच में चलाई जाती है। उसके बाद में नसीम अल वाह जो कि भारत और ओमान के बीच में चलाई जाती है। साइक्लोन जो कि भारत और मिस्र के बीच में चलाई जाती है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में चलाई जाती है। अभ्यास अभ्यास अयुत्या जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में चलाई जाती है। दोस्ती युद्धाभ्यास जो कि भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में चलाई जाती है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में चलाई जाती है। उसके बाद समुद्री शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में चलाई जाती है। आज का सवाल है, पानी का घनत्व किस किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी पानी का जो घनत्व होता है वो किस तापमान पर अधिक होता है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है। अगला नंबर है 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्चा पर करने वाला देश कौन सा रहा? तो सैन्य पर खर्चा करने का मतलब होता है कि अपने जो आर्मी फोर्स होती है, डिफेंस होती है, सिक्योरिटी होती है, उसके मामले में जो है वो मिलिट्री जो आपके मिलिट्री पावर होती है, उस पे जो ज्यादा कौन जो है वो ज्यादा खर्चा करता है, तो कौन ज्यादा करता है उसकी लिस्ट यहाँ पे पेश किया गया है। आपको पता होगा कि इसकी जो रिपोर्ट को पेश करने वाली जो एक जो है वो इंस्टीट्यूट है या कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सिप्री नाम है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये हाल ही में पेश किया था 2022 को। आपको बताया जाता है कि 2022 के मुताबिक 23 में जो रिपोर्ट पेश किया गया था वो 6.8% बढ़ गया था, यानी कि 24.4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचने के कगार पर ये पहुंच गया। अब जो हाल ही में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे टॉप लेवल पर जो कौन है जो अपने आर्मी मिलिट्री पर खर्चा करती है। जो जितना अपने मिलिट्री पर खर्चा करेगा उतना ही उसका जो है वो सैन्य बल जो होगा वो मजबूत होगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 916 बिलियन बिलियन डॉलर खर्चा करता है अपने डिफेंस पर, जो कि आपका जो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किया गया था। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है चीन जो कि 296 बिलियन डॉलर खर्चा करती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आती है रूस जो कि 109 बिलियन डॉलर खर्चा करती है अपनी अपने मिलिट्री पावर पर। भारत जो करती है वो आपका चौथा नंबर पर करती है, 93.6 बिलियन डॉलर खर्चा करती है ये भी। सऊदी अरबिया पर खर्चा करती है, अब सऊदी अरबिया अपने डिफेंस फोर्स पर खर्चा करती है 75.8 बिलियन डॉलर, ये भी खर्चा करती है अपने मिलिट्री पावर पर। अब सिप्रो के बारे में जान लेते हैं। सिप्रो का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, जिसकी स्थापना किया गया था 1966 में 6 मई को, और जिसकी संस्थापक जो रहा था वो आपका टेज एयरलैंडर रहा था और अल्वा मायरडल रहा था। मुख्यालय इसका है स्वीडन में सोलाना में, और प्रमुख जो बनाया गया वो स्टीफन लोफवेन बनाया गया। यह सैन्य वैन और हथियारों का व्यापार के साथ साथ निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा प्रदान करने की काम करता। अब हाल ही में कुछ जो है वो करंट अफेयर की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला जो देश बना है वो आपका भारत बना है, और
और 12वां मिलियन नौसैनिक अभ्यास जो है वो आपका विशाखापत्तनम है। और डीआरडीओ स्वदेशी लेजर हथियार का जो परीक्षण करने वाला बना है वो आपका दुर्गा 2 बना। डीआरडीओ स्वदेशी लेजर हथियार का प्रयोग करने वाला दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लॉन्च करने वाला अडानी ग्रुप है, जो कि कानपुर में लॉन्च करने वाली है। अडानी ग्रुप है जो कि एक जो है वो पूरी दुनिया का टॉप लेवल कंपनी खड़ा करती है। कुछ दिन पहले इनके बारे में हाल ही में रिपोर्ट किया था कि इसकी जो कंपनी है वो लॉस में चली गई थी, बट ऐसा नहीं है। 2024 में नाटो देशों के द्वारा आपका जो है वो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 में सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। अब नॉलेज की फैक्ट्री में देख लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिक से देखेंगे। जैसे कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में। तो कैंडल हम लोग जलाते हैं रात में जलाते हैं, तो कांडला बंदरगाह आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आप टिक लगा दीजिए कि कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में है, जो कि अरब सागर में मौजूद है। और मुंबई मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में, तो मुंबई तो महाराष्ट्र में है ही। उसके बाद में नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। उसके बाद मारमा गांव बंदरगाह जो कि आपका गोवा में है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो कि आपका कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह जो कि केरला में है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। और चेन्नई बंदरगाह जो कि आपका तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह जो कि आपका तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पारादीप बंदरगाह पारा को लेकर के उड़ जाता है, उड़ीसा में। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक जनजाति रहती है जो बहुत ही ज्यादा डेंजर रहती है। अगर आप वहां पर अगर गलती से वो आप चले जाते हैं तो वहां के जो जनजाति सिंपल जनजाति शायद करके बोलती है, तो वहां पे जो अब आपको खा जाएगा, मतलब आपको लिटरली खा जाएगा। जैसे मुर्गा को हम लोग खाते नहीं है, बिल्कुल उस तरह से खा जाएगा। आज का सवाल है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान किया था? इसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो बने आपका महेंद्र सिंह धोनी बनी। महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई के अथी एम्बेसडर और आपका जियो मार्ट की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। उसके बारे में बात करें तो आप कहेंगे सिट्रोएन एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी है। और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ्रांस से आया था, जो कि इंडोनेशिया को ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को एक्सपोर्ट करके इन्होंने उपलब्धियां हासिल किया था। मुझे इस तरह से याद है क्योंकि मैंने आपको बताया था। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंच ऑटो मेकर कंपनी सिट्रोएन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को और सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। धोनी इस कंपनी के लिए 2 साल का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये धोनी के द्वारा ये जिम्मेदारी दिया गया। और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन बनी है, जो कि फ्रांस का था और इंडोनेशिया को इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। सिट्रोएन के बारे में जान लेते हैं। तो सिट्रोएन जो है देखिए लिखा हुआ है ना, सिट्रोएन जो है वो एक फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसकी स्थापना जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था उस समय हुआ था। सिट्रोएन इंडिया की स्थापना 2019 में की गई थी और सिट्रोएन इंडिया का हेडक्वार्टर तिरुवल्लुर चेन्नई में है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे एवरेडी जो कि एक बैटरी की कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई नीरज चोपड़ा को, जो कि एथलीट्स के मामले में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसके बाद में राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो कि चुनाव आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आइकन बनाए गए सॉरी शीतल देवी, जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला था। और उसके बाद में फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई नरेंद्र कुमार यादव को। उसके बाद में वोट ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई रणवीर सिंह को। उसके बाद में त्रिपुरा पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सौरभ गांगुली को। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाया गया सौरभ गांगुली को। और हाल ही में जो न्यूज मिल रहा है कि त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है सौरभ गांगुली। चुनाव आयोग नेशनल आइकन को बनाया गया है राजकुमार राव को। और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मोहम्मद शमी को। अगला नंबर क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि
चौहान, जिसको सीडीएस कहते हैं। हालांकि सीडीएस के मामले में संविधान में कोई भी बात नहीं की गई है, तो इसके बारे में अपने चिंत रहे। अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वो गए हैं फ्रांस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान फ्रांस के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। उद्देश्य दोनों देशों के बीच सशक्त रक्षा संबंधों को और भी आपका सुदृढ़ करना है। जनरल अनिल चौ ये इसलिए किया गया है ताकि जो है वो फ्रांस के हम लोग जो है वो रक्षा और जो है वो उसके जो बीच जो है वो फ्रेंडशिप या तो फिर संबंधों को हम लोग और मजबूत बना सके, इसलिए ये सब किया जाता है। उसके बाद में है कि जनरल अनिल चौहान फ्रांसीसी अंतरिक्ष कमान कमान तथा लैंड फोर्सेज कमांड का दौरा करेंगे। अब भारत फ्रांस के मध्य जो है वो तीनों सैन्य जो असर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया था, जिसे सशक्ति अभ्यास जो कि सेना है, और वरुण अभ्यास नौसेना, उसको ना गरुड़ अभ्यास वायुसेना। आपको बता दूं कि फ्रांस में जो आपका है आईफिल टावर है, उसके लिए जो है वो यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है, जिसमें आप जो है वो घर बैठे यूपीआई के थ्रू जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं, टिकट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जान लेते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्रता दिवस के समारोह में हमारे यहाँ अतिथि के रूप में नियुक्त किया था, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल माइक्रोन है। इमैनुअल माइक्रोन वही है जो कि पिछले लगभग 2-3 साल से जीते हुआ आ रहा है। फ्रांस के बारे में जान लेते थे, इसकी पड़ोसी देश की बात करते थे कि ये स्विट्जरलैंड है, जर्मेनिया है, उसके बाद में बुल्गारिया है, उसके बाद में स्पेन है, यहाँ पे इटली है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड है, उसके बाद में जर्मनी है, उसके बाद में कौन है, बेल्जियम है, इसकी पड़ोसी देश है। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल माइक्रोन है। इमैनुअल माइक्रोन को मैं तभी से सुनते आ रहा हूँ, जब लॉकडाउन भारत में लगता था, तब उसी समय से मैं इसको सुनते आ रहा हूँ कि राष्ट्रपति जो फ्रांस के है वो इमैनुअल माइक्रोन है। यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया है, गैब्रियल अटल है, और मुद्रा जो है वो वहाँ का यूरो है। अब जो फ्रांस के जो महान वैज्ञानिक है, उन्होंने माइंड पर डीप रिसर्च किया था कि डायमेनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर में इन्होंने ब्रेन के डीप रिसर्च किया था, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क दिख रहा है, एक एक तार तक यहाँ दिख रहा है। इस स्कैन में इंसानी दिमाग को अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज को लिया गया है, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक के द्वारा ये इमेज को किया गया है, स्कैन किया गया। फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को अनावरण किया गया, और डिजिटल वीजा के पेशकश करने करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। आज का सवाल है, गुरु गोबिंद सिंह की उपाधि समाधि स्थित कहाँ है? और उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है, रोइंग में भारत का पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? तो रोइंग में भारत का पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? तो बलराज पंवार ने किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इन्होंने जो नदी में जो स्विंग नहीं होती, उस स्विंग नहीं मतलब बोट चलाने के मामले में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। साउथ कोरिया के चुंगजू में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में मेंस सिंगल के स्कल स्कल इवेंट का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया के चुंगजू में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में मेंस सिंगल के स्कल इवेंट का आयोजन हुआ था। उसमें जो है वो इस क्वालिफायर में बलराज पंवार ने कांस्य पदक जीतकर रोइंग में भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अपना कोटा हासिल किया है। और बलराज ने आपका जो है वो 2000 मीटर रेस में 7 मिनट 0.001.27 सेकंड का जो समय लेकर के ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। तो इन लोगों के लिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके क्वालिफाई करते हैं। 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये हुआ था। पेरिस 2024 में पहली बार ब्रेकिंग ब्रेकिंग के लिए इन्होंने खोल दिया था। उसके बाद में आपका है कि पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग हुआ था। उसके बाद में स्केट बोर्डिंग हुआ था, स्पोर्ट क्लाइंग और सर्फिंग
को भी ये खोल दिए थे इन्होंने, मतलब करने के लिए खोल दिए थे। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला इन्होंने, बिल्किस मीर बन गई है। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से किसी किसी सम्मानित किया गया है? तो किया गया कौशिक राजशेखर को किया गया। आपको बता दूं कि ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कॉलेज स्कूलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकादमी अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में इनको अवार्ड दिया गया है। यह सम्मान बिजली रूपांतरण और परिवहन के विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिशियन के मामले में पावर कन्वर्सन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के रूप में इनको जो मान्यता दिया गया है और पुरस्कार दिया गया। कौशिक राजशेखर मूल रूप से कर्नाटक के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। राजशेखर को 2022 में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। जापान के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बात हुई है जापान की। तो जापान को आप देख सकते हैं, इसके पड़ोसी की बात करते हैं तो आपका रसिया, उसके बाद में नॉर्थ कोरिया, साउथ, इसके नॉर्थ कोरिया इसमें सामने जो इसके सामने जो मौजूद है वो जापान मौजूद है, और ये एक आइलैंड है। तो राजधानी जो इसकी है वो टोक्यो है। प्रधानमंत्री आपका मुफियो मुफियो किशिदा है, और यहाँ का मुद्रा जो है आपका जापानी येन है, और सोमिन साई त्योहार जापान में मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोम्पल जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोम्पल जनजाति जो रहती है वो अंडमान निकोबार में रहती है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजर जनजाति है जो कि आदमी को भी काट के खा जाएगा। तो सोम्पल जनजाति के 7 सदस्यों को पहली बार मतदान मतदान किया, वह वह कहाँ का निवासी था? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निवासी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सोम्पल जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया था। जनजाति समुदाय के 7 सदस्यों को लोकसभा सीट के लिए मतदान किया था। इन्होंने फोटो भी खिंचाए थे। मतदान के अलावा उन्होंने मतदान केंद्र 411 जिसे सोम्पल हट कहा जाता है, तो मतदान के अलावा उन्होंने मतदान केंद्र 411 जिसे सोम्पल हट नाम दिया गया है पर सेल्फी भी इन्होंने खिंचवाए हैं। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सोम्पल की अनुमति जनसंख्या 229 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बता दें कि इसमें 836 द्वीप शामिल है, जो 2 द्वीप समूह उत्तरी अंडमान और द्वीप समूह और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह में विभाजित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मामले में जान लेते हैं, तो वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जहां के राज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी है। और उच्च न्यायालय की बात करते हो तो कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय से ये रिलेटेड है, जो कि पोर्ट ब्लेचर बेंच से रिलेटेड शायद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो कौन है बताइएगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बाकी इसको आप एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, क्योंकि आप अपने हाथ से रिसर्च सर्च करिएगा तो आपको लंबे टाइम तक याद रह सकती है। चलिए ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो भारत जीता है। स्वयं योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका उड़ीसा में किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंघम की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश 38वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 20 फरवरी को। और एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिलायंस के द्वारा किया गया था। अमीन सियानी या का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो एक रेडियो संचालक थे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास भी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश में। भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो आपका बने है यूएई के बने हैं। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका बने वामसी कृष्णा बने हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? श्रीलंका में किया गया था। अब कल के करंट अफेयर की बात करें तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका बने हैं नलिन प्रभात बने हैं। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाई जाती है? तो 21 अप्रैल को मनाई जाती है। भूखे और भीषण
सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गए हैं। यह किस नदी की सहायक नदी? तो कावेरी की सहायक नदी है, जिसकी उद्गम जो होती है वो कर्नाटका से होती है। आरबीआई के अजीत कुमार केके को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया? तो वो किया गया धनलक्ष्मी बैंक की नियुक्ति किया गया। आर्टेमिसी समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना? तो वो आपका बना है स्लोवेनिया बनी है। और तूते धारा का अग्रणी केली त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो आपका कर्नाटका में। लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे मेटा के द्वारा किया गया। वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? हिंदुस्तान जिंक बनी है। और 5000 आईपीएल रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी बनी है। और सुरेंद्र एस जोधका और किसको किसको डॉक्टर डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो आपका विकास कुमार को चुना गया। आज का लूसेंट के क्लास में आपका जो है वो केमिस्ट्री की 5 क्वेश्चन है। उभय पदार्थ जो जल जल कर ऊष्मा प्रदान करता है वह क्या कहलाते हैं? तो कोयला, ज्वालक, ऊष्मादायक, तो ईंधन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो वो कहलाता है H2CH4 और CO कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रो प्रो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रकृति गैस में मुख्यतः रहता है? तो प्रकृति गैस में जो रहती है वो मीथेन रहती है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहती है? तो वो उसमें भी मीथेन रहती है। आज का टेस्ट में आप जो है वो कितना स्कोर कर पाते हैं बताइएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को मनाई जाती है। और जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तमिलनाडु में किया गया। नौसेना दिवस कब मनाई जाती है? 4 दिसंबर को मनाई जाती है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका के बीच में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो वो बना है भारत बना है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने में है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। सिट्रोन किस देश की कंपनी है? तो वो फ्रांस की कंपनी है, जो कि इंडोनेशिया में व्हीकल सेल करके क्या बने हैं? तो आपका उपलब्धियां हासिल किया है, जो कि भारत में स्थापना किया था। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो वो फ्रांस के बने हैं। फूमियो किसीदा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो वो आपका जापान के बने। आज का सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाई जाती है? और जो है वो यूपीएससी सीडीएस के 2024 के एग्जाम में आया है। आप देख सकते हैं आपके इसी करंट अफेयर के क्वेश्चन से आते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।